सम्मानित मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आशा रखता हूँ कि यह विचार गोष्ठी हर साल हर वर्ष इसी तरीके से मनाई जाए। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद। मैं अब मंच पर मंचासीन इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष, बार के गाजियाबाद बार एसोसिएशन के कई बार अध्यक्ष रहे आदरणीय विजयपाल लाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। राठी जी आए। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कार्यक्रम विधिवत चालू है। अब हम मंच की तरफ चल दिए हैं। विजयपाल लाठी जी। विद्वान साथियों, इस सभागार में आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आज हम अधिवक्तागण तो बहुत चर्चाएं आपस में करते रहते हैं, गोष्ठियां भी होती रहती है, लेकिन आज हमारे बीच इंजीनियर, प्रोफेसर और डॉक्टर विद्वान लोग आए हैं। मंच का भी ऐसा ही अनुरोध है कि उन्हें ज्यादा सुना जाए। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी मूल भावना के बारे में यदि हम विचार करें, जिसका मार्गदर्शन करने वाले हमारे उपस्थित मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, इसके अलावा प्रोफेसर नहीं आए शायद सभी, इसके अलावा इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी, जय भगवान जाटव जी, डॉक्टर एस.एन. गौतम जी, डॉक्टर अर्चना गौतम जी, सिकंदर यादव जी और सत्येंद्र यादव जी, और हमारे पुराने मित्र यहाँ बिक्री कर विभाग से बैठे हैं बलबीर सिंह जी। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए और इस बात की ओर इंगित करते हुए कि जो संविधान दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन के कठोर परिश्रम के बाद विभिन्न संविधानों का, विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद देश की परिस्थिति के अनुसार कि किस सीमाओं में रह करके देश तरक्की कर, जनतांत्रिक तरीके से तरक्की कर सकता है, उसको रखकर बनाया गया। उस अथक परिश्रम को बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसको याद रखने की जरूरत है। यदि नदी भी अपनी सीमाओं से बाहर निकलती है तो विध्वंस होता है। यह एक नियमावली है। इसमें समय समय पर यदि संशोधन की जरूरत है तो होते भी रहे हैं, लेकिन इसकी मूल भावनाओं को समझना, उससे अलग जाना नितांत दुखदायी है। आज हम ऐसा देखते हैं कि किसी को कुछ भी कोई कह दे अमर्यादित भाषा में, इसका कोई औचित्य नहीं है किसी भी दृष्टि से, ना सामाजिक दृष्टि से है, ना नैतिक दृष्टि से है, ना कानूनी दृष्टि से है। तो ये सब एक सूत्र में पिरोने के लिए संविधान के निर्माताओं ने जितनी मेहनत लगन की है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वो इतना बड़ी संस्थाएं हैं, कई जन्म लग जाए पढ़ने को समझने के लिए, तभी हम पूरा नहीं कर सकते। मैं अपनी ही बात समाप्त करते हुए और मंच का निर्देश करते हुए अपने महानुभाव से सुनने के लिए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
सर धन्यवाद सर। इस कड़ी में मैं आईएएस रहे भगवान सिंह जाटव जी से, उनकी तरफ से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है कि नहीं गला साफ नहीं दे रहा है। साथियों, अगली कड़ी में सेक्टर 23 बौद्ध विहार के अध्यक्ष के रूप में अपना गवर्नमेंट सर्विस के बाद संपूर्ण समय समाज को दे रहे आदरणीय बलबीर सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए। तो ये ऐसा ही मैं चाहता था कि आगे से यही चीज आ रही है। तो मैं अब साथियों आप सबसे यही कह रहा हूं कि अब मैं सामने से, क्योंकि रिक्वेस्ट भी है और उनका मुझे निर्देश भी है, तो मैं अब हमारे डीजीसी रहे क्रिमिनल से भाई जयवीर सिंह एडवोकेट जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर मंचासीन जितने भी हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं उनको बैज पहनाकर अपनी बात 2 मिनट में खत्म करने का कष्ट करें। भाई जयवीर सिंह जी। अभी 2 मिनट पहले खत्म कर गया है हमने, 10 मिनट के पूरा टाइम मिला। हम आए तो चढ़े ना यहाँ से आ रहे चलो हम ऐसा कर लेंगे इसका। चलो जी धन्यवाद संचालक महोदय। मैं समझता हूँ आपके समय की प्रतिबद्धता और सुनना है सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध जी को श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करते हुए मेरे जो मंचासीन सभी सम्मानित मुख्य अतिथि और साथी और मेरे सम्मुख बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्तागण, माताओं बहनों, सभी को मेरा जय भीम। भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ उसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट बता के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब हमारे देश आजाद करने की बात थी तो व्यवस्था ये थी कि कैसे इस देश को चलाया जाएगा। उस समय की स्थिति ये थी कि देश धर्म के आधार पर, ताकत के आधार पर बटा हुआ था और उसको चलाने की बहुत ज्यादा समस्या थी। आजाद हो जाने के बाद जो निवर्तमान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे ये इसको संहिताबद्ध किया जाए, कैसे इसको जो धर्म में बटा हुआ है इसको समाप्त किया जाए और एक सामान्य कानून के रूप में कैसे लाया जाए। तो नेहरू जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद में हिंदू कोड बिल, जिसको संविधान के अंदर 44 जो आर्टिकल है उसके अनुसार उसको संहिताबद्ध करने के लिए जो कार्य उस पर किया गया, जैसे ही हिंदू कोड बिल बनकर आया, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, उस सदन के अंदर उस सदन के अध्यक्ष ने ही उसका विरोध किया और देश में सामाजिक क्रांतियां फैल गई। लोग बाहर सदन के बाहर कहने लगे ये कि कोई कलपत्री महाराज थे और कोई बात घराने की महिलाएं वो कहने लगे ये डॉक्टर अम्बेडकर क्या जाने कि हमारे घर की महिलाएं कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, इसे कुछ भी जानकारी नहीं है। इसी बात को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी इस बात वहां से सदन छोड़ना पड़ा और उसी अथक प्रयासों के बाद में 55-56 में जाकर के वो हिंदू कोड बिल जो हमारे जिसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, जिसमें उत्तराधिकार अधिनियम जो पढ़ते हैं हम, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस बिल पढ़ते हैं और भी उसके साथ में कई प्रकार के बिल हैं। और इस प्रकार इस चीज को बाबा साहब ने मतलब अपने हर क्षेत्र के अंदर वहीं से महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए, हमारी संपत्ति का कैसे बंटवारा होगा वहीं से जितना भी था उस सबके बात हुआ। और बाबा साहब ने जो आजाद भारत का सपना देखा था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की थी कि सिर्फ 2 शब्द कहूंगा इसके बारे में। आर्टिकल 21 के अंदर कहा था किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा तब तक उसको कानूनी प्रक्रिया का मौका न मिल जाए, चाहे देश के अंदर इमरजेंसी क्यों नहीं लग रही हो, किसी व्यक्ति को ऐसा वंचित नहीं किया जाएगा। और 300A के अंदर संपत्ति के अगर वंचित नहीं किया जाएगा। 300A के अंदर जैसे कि प्राणी देही रक्षा का अधिकार है, इसी प्रकार उसका अधिकार है। तो आज जो बाबा साहब के सपना था उसके प्रतिकूल काम होता है। और जहां आज देख रहे होंगे कि बुलडोजर के रूप में जो वर्तमान गवर्नमेंट है एक समुदाय विशेष को निशाना बनाए हुए हैं और उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और एकदम असहाय की तरह से महसूस करते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हमें सब आज हमें अपने मुख्य अतिथि को सुनना है। और जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। साथियों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिनका जन्म दिल्ली में, प्राथमिक शिक्षा देहरादून, LLB आगरा से करी और उसके बाद विधि व्यवसाय गाजियाबाद से शुरू करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब एक वरिष्ठ एडवोकेट रेलवे के रूप में जाने जाते हैं भाई अभिषेक यादव जी। आप सभी को नमस्कार। पहले तो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत याद हूँ, आप सारे के सारे वरिष्ठ हैं, आप सबका अभिनंदन। और मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा। वर्तमान परिवेश, सत्येंद्र भाई साहब आए थे, मैं सोच के जो आया था बोलूंगा, सत्येंद्र ने सारी बात वो बोल दी, मेरे लिए टॉपिक नहीं छोड़ा। पर सत्येंद्र भाई साहब का एक सवाल था कि बाबा आज होते, भीमराव राम जी अंबेडकर जी आज होते तो क्या करते। बाबा साहब जब पैदा हुए थे वह 14वीं संतान थे। 14वीं संतान होने के बाद वो स्कूल जाते थे, क्योंकि वो एक छोटे वर्ग से संबंधित थे, उनको बाहर बिठाया जाता था, उनको बुरा लगता था, उनको स्कूल में पानी नहीं पीने को दिया जाता था, ग्लास नहीं छुएंगे, वो चीज उनको बुरी लगती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और भैया आपका जवाब भी यही है, वो है शिक्षा। उन्होंने 2 डिग्रियां ली, 2 बार डॉक्टरेट की डिग्रियां ली और डॉक्टरेट की डिग्री पे अपने आप को शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद वो आगे बढ़े और अपने समाज को उठाने का काम करते रहे। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई इलेक्टोरेट क्लास बनाने की कोशिश करी थी, जिसे डिप्रेस क्लास कहते हैं। महात्मा गांधी जी सबने कहा ऐसे नहीं बनना चाहिए, अगर बन जाएगी तो हिंदू बढ़ जाएगा। और उसके बाद में बाबा साहब से मिलके, गांधी जी सब ने मिलके उस क्लास को खत्म किया, जिसको बाद में 1935 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पे लाया गया। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम कहते हैं हमारे साथ अत्याचार हुआ है। मुझे आप सब मिलके बताइए कितने IAS, कितने PCS, कितने जज, कितने लीडिंग एडवोकेट हमने आज तक खड़े करे हैं। शिक्षा के कितने गवर्नमेंट ऑफिसेस में हम जाते हैं जहां पे हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं। हम शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं, हम लड़ने की बात करते हैं, पर क्या हम शिक्षित हैं? कितने बिजनेसमैन हैं? मेरे ख्याल से 10 भी नहीं होंगे। हम अडानी की बात करते हैं, हम रिलायंस की बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज के कितने लोग आगे पढ़ के घूमना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम शिक्षा की बात बिल्कुल नहीं करते। 131वां जन्मदिन था कुछ दिन पहले, सड़क पे ढोल बज रहे थे, लोग सड़क को पूरा घेर के बैठे बैठे, मैं वापस जा रहा था, जाम में 2 घंटे फंसा रहा। लेकिन क्या सोचा ये बच्चे जो सड़क पे बैठ के ढोल बजा रहे हैं, क्या वो बच्चे सोचते हैं कि हमें पढ़ के जज बनना है? गाजियाबाद बार में कितने लीडिंग एडवोकेट हैं हमारे साथ के, आप सोचिए कभी। कितने IAS ऑफिसर्स हैं, कितने PCS ऑफिसर्स हैं, कितने जुडिशरी में हैं। जब से ये देश आजाद हुआ है आज तक मुश्किल से मुश्किल 2 चीफ जस्टिस हुए हैं पिछड़े वर्ग में या दलित क्लास में। मैं माफी चाहूंगा इन शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन क्या हम लोग कभी ये सोचते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बाकी हम लड़ेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे।
आज आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइए, आपको शर्मा जी, वर्मा जी, मल्होत्रा जी सब मिलेंगे, लेकिन उत्तर में हमारे लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि पढ़ के डॉक्टर बने। कितने टॉप के डॉक्टर्स आज की तारीख में हैं, कितने अच्छे स्कूल, कितने हम अच्छी और सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर बाबा साहब आज होते सचिन भैया, तो वो शिक्षा पे ध्यान देते, अपने लोगों को उठाते और कोशिश करते कि अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छी पढ़ाई करें। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी करें, मेहनत कीजिए, अपने लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि वो आगे बढ़ के अपना भविष्य उज्जवल करें और कंपटीशन करके साथ में खड़े हो, ना कि मांग के। धन्यवाद। साथियों, अभिजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर। साथियों, जिन अतिथि गणों का हमें इंतजार था वो भी आ जाएं तो मंच हमारा संपूर्ण हो जाए। उसी कड़ी में हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी और उन्हीं के साथ चलकर आए जितेंद्र जी, प्रोफेसर जितेंद्र जी हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं भाई औरंगजेब जी से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई औरंगजेब जी वो आए और हमारे प्रोफेसर साहब का बुक्का देकर स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में मैं बुला रहा हूँ सीओ साहब अशोक राणा जी को, वो भी आकर जितेंद्र जी का बुक्का देकर स्वागत करेंगे। अशोक राणा जी। और इसी कड़ी में मैं अब आगे एक शख्सियत साथियों, मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं मन से ही एक ऐसी शख्सियत को जो पेशे से इंजीनियर, रिटायर होने के बाद यूपीएससी के मेंबर बने और मेंबर बनने के बाद अपनी एनुअल अगर 5 लाख है तो नेक्स्ट 6 लाख, अगर 6 लाख से हो गया तो 7 लाख एनुअल। पिछले 5 साल से 7-7, 8-8 लाख रुपए जो अपनी एक नंबर की उसमें होती है, जो पेमेंट होती है, उसको सामाजिक संस्थाओं को दान देते हैं। ऐसे समाज सेवी जो हमारे बीच में हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका बचपन मेरठ में गुजरा, उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, बीटेक किया, बीटेक करने के बाद अलग विभिन्न क्षेत्रों में गए और लास्ट में मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में से रिटायर हुए जनरल मैनेजर के रूप में। और मैं अब उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी। Baba Shah, inspiration and hope of billions of people on the planet for better life. On the dais, chief guest Shriday Vinod ji, Shriday Dr. Rajkumar ji, Shriday Rathi ji, Shriday Ratan ji, Shriday Professor Lakshman ji, Shriday Professor Jitendra ji. We see Constitution basically 4 words: justice, liberty, equality, fraternity. I will touch one word: equality, and that too gender equality, where we are and how we are progressing and how we can. If we see comparison, Bangladesh
liberated after us, Sri Lanka liberated after us, they have better gender equality, better gender participation, particularly females I'm talking. And see how we are growing. When 1948, it was the Code Bill. Then it was fiercely opposed right to women. What was in 1956 Succession Act? It is written women's right, but it was for unmarried daughters. There was no right in father's property to the married girl. So law came in 2005, 1948 to 2005. But as you proceed, it was provision in law only. Then 2015 came, Supreme Court have to say, son is a son till he gets wife, and daughter is a daughter throughout her life. Then corpuscular right came by birth. But practically it was not there. Then we came in 2022. Recently, just last month, we get a judgment, Bombay High Court. A father can put a will and can bypass daughter, and court will honor. Are we really growing? Are we really taking care of daughters? That is a question. Why we are not changing? We have to see how institutionalized inequality is world over. It was a grand leap for the man to be on moon. But do you know? And if you have seen the Hollywood film Hidden Figure, you will come to know Katherine Johnson and other two colleagues, Dorothy and Mary Jackson. They were the team of calculating trajectory going to the moon, and they hit the target so high, but how they were treated unequally. They were not allowed to use the mess, which was common. Same was the washroom. But yes, this mistake is corrected. They have honored her by putting 2017 Presidential Medal and 2015 Presidential Medal and 2017 again one calculation building honored her name. Have we done more to ours? We still feel legacy led by the son? No. If you see Shraddha, Savitribai Phule, you will come to know they have led the legacy beyond imagination. You see Shraddha, fighter, Jalkari Bai, she led by role and protected Rani Lakshmi Bai by sacrificing herself. They were not less anywhere. If we are having missile men, we also have the missile women. You may be knowing Shraddha Telly Thomas. She was the director, Agni 2. Our country is protected by the power of that missile today. So unless we change our aptitude, there will not be equality, there will not be justice, there will not be liberty, which is the just 4 words in our constitution. We do not stand anywhere. So this is the one aspect. But how they keep themselves targeted so high, we have to see those inspirations. What Catherine says. Catherine says, what do you do? Love it and do your best. The work you have done is it reward in itself. Be curious and put question. A question will be a small but wonderful victory over the self-claimed superior person who realize he can make a mistake. So such inspirations they have, but if we feel still some have the legacy, equality,
still will be the dream. This, if we connect recent event in our country, Kerala, our Chief Justice Ramana said, representation of women, it should be a representation of the society, not of women. So that in judiciary, the society have faith, they are represented in judiciary like that. If we see the data, 28 to 30% are the women. And if the cadre goes up, and you reach to the Supreme Court, it comes to 8 to 10%. Similar is the situation. We see the representation, politics, up to district level, or you can say lower level, 40 to 50% they are representing. But you reach to the parliament, then representation come to the just touch the double digit, you can say 11%, 12%. So where we are talking of, Baba Sahib put a simple quote which we read, I measure the progress of society by the degree of progress women have made. Are we really taking care? Now I come to the education. It's just 90 years back when we crossed single digit to double digit. And at the time of independence, just 14% around that. But who gave the education, who started this education? They were the women, girls of underprivileged society who changed their religion, became missionary for the having hope of better life. They took risk of their dignity. Indian women were not allowed to go out of the home. They went out and they gave you education, and once you get the education, you get the position. Did you pay back to the society? I say no. So that is the aptitude where we have to have responsibility like this. Now you see what the women doing today in education. In every street and corner, you will find no government school. Colonies are coming like multi-story buildings. You see the example, Vesali, Koshambi, so much dense population, not even one government school. Every street has a school. But who is teaching them? The educated female, which have some part-time, they get signed for 40,000 rupees. And what is paid? 20,000, 15,000 this. So the education where you get the quality, that you expect, this you face. Once you see in PISA, we are unable to get any position. We are second from the bottom, 72 out of 74. Earlier it was 112 out of 114. While what is the test PISA? It is just application of knowledge in mathematics, in understanding subject language, and then the science. That decides. So the quality of education and what the people have done who did not pay for the education. I am talking of the princes, kings. They sent their princes, they sent their prince for education. They may be sent, but they paid the subsidized fee. They could not pay the full fee. That was the scenario of them. And once they get the education, get the whole, they open the institute. You cannot afford the fee today. And we are talking of equality. Without education, without quality of education, how the equality will come, how we will meet the basics of the constitution provision is already there. Then I put this question otherwise. Last generation, we didn't see any approach that whenever there is a inheritance distribution to the girls, anybody put this. And today also, when provision is there, the male still follow the patriarch approach. They rarely share the documents, the informations which ensures the equal right to the female in the family. This is a very common, exceptionally few cases may come. If you go little back in the history, a princess in Simla, she was living last 12 years of her life for sleeping on the floor, and the money was under control of the trust, and it was a forced will. It took 2 decades in the court.
and then by the time life is over. She was using a van, Maruti van, which is condemned. That was the hardship, and male hair already died. And that is the situation. It is the approach what has to be fair with the education. We have to understand socially, and if you see biologically, women or girls are perceived more than the boys. This is the biological fact. And if you see scientifically, if we have to make a girl, it is more costlier than the boy in scientific term. But in real term, we see 800 girls, boys, 1,000 males. Why it is so? We have to be that much fair. There is, you can say, no example where their ability is to be questioned. People say they are not good at mathematics. When first person was to go in a spade, John Safford and John Allen, he said that if C means Catherine will check the calculation and says, okay, I'm ready to go in the orbit. That was the confidence. And if you come to current way, 1919, Karen, the mathematician, American, she is the Nobel winner. So the capacity, and unless until we change this, and if you see Homo sapien race itself, then it is led by matriarch. Our survival was there, and elephant, if you see, is known for wisdom, and you can say, you see Ice Age, only elephant survives. Then you see it is led by the female elephants. So, which is the, you can say, in your genes, you are not honoring that. So where the equality will come? So I hope on this occasion we rededicate ourselves for the equality, particularly gender equality, and grow better, make the world a better place to live. Jai Bhim. I give one quote before closing on this equality only. The people who are not taking any interest for them,